जाड़े की गुनगुनी और मखमली धूप खिड़की से सीधे कमरे में प्रवेश कर रही थी। मोहन जी खिड़की के पास बैठे धूप के साथ साथ गर्म चाय की चुस्कियां ले रहे थे। तभी माँ खांसती हुई कमरे में घुसी। मोहन जी के मुस्कुराते और चिंता मुक्त चेहरे को देखकर वे बोली, अरे अब तो कुछ गंभीर हो जा। तुझे देखकर तो नहीं लगता कि आज तू चौथी बेटी का बाप बना है। इसमें गंभीर रहने की क्या बात है माँ? बाप बना हूँ चौथी बार, कितनी खुशी की बात है। मोहन जी माँ की तरफ मुड़कर बोले, हाँ बेटी का बाप, और वो भी चौथी बेटी का। इस बार तो पूरी उम्मीद थी कि पोता होगा। कौन से देवी देवताओं के चरणों में माथा नहीं टेका, कौन सी मन्नत नहीं मांगी, व्रत दान तीर्थ पूजा पाठ सब बेकार। ना जाने देवी देवता हमसे क्यों नाराज़ हैं। हमारा खानदान तो आगे बढ़ पाएगा और नहीं मेरे लड़के को। इससे पहले कि माँ आगे कुछ बोलती, मोहन जी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वे माँ पर लगभग चीखते हुए बोले, बस माँ बस, कड़वा बोलने की सारी हदें पार कर दी आपने। फिर से वही पुराना राग, पोता पोता पोता। इतनी ही उजुल फुजुल अंधविश्वासी बातों की वजह से मैं किसी भी बेटी के पैदा होने पर खुशी नहीं मना पाता। घर का माहौल खराब हो जाता है। आप इन घटिया और ओछी बातों को बार बार सुनाकर ऐसी हरकतें करने लगती हैं कि मानो कोई पहाड़ टूट गया हो आप पर। पोता चाहिए था आपको, नहीं हुआ, पोती हुई, बात खत्म। तुझे क्या, बाहर वाले आस पड़ोस की मेरी उम्र की सारी औरतें मुझे चार बातें सुनाती हैं, सभी के एक न एक पोता है। मेरा इकलौता बेटा बेसहारा ही रहेगा, बुढ़ापे में कोई दो रोटी देने वाला भी नहीं रहेगा। बस माँ बहुत हो गया। आज कितनी खुशी का दिन है, कम से कम आज के दिन तो मेरा दिमाग ख़राब मत करो। और जो औरतें तुमसे अनाप शनाप कहती हैं उनसे कहना अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आके बातें करें, मैं उन्हें एक की एक औकात दिला दूंगा। बेटियां मेरी हैं, इन्हें क्या परेशानी। तभी बड़ी बेटी भक्ति खुशी से झूमते हुए वहाँ आई और चहचहाते हुए बोली, दादी मैं आपकी सारी फ्रेंड को बता दिया, मेरी छोटी बहन हुई है, मैं फिर से दीदी बन गई। हाँ हाँ, एक और भवानी आ गई, जाओ जाकर छाती से लगाकर भेंट लो। बच्चे से ठीक से बात किया करो माँ। मोहन जी चाय का कप जमीन पर फेंकते हुए बोले और भक्ति का हाथ पकड़कर बड़बड़ाते हुए रागिनी के पास पहुँचे। कुछ घंटों पहले पैदा हुई बेटी को लेकर रो रही थी। क्या यार रागिनी, तुम भी ना इतनी एजुकेटेड हो फिर भी बिल्कुल पिछड़ी सोच वाली होती जा रही हो। माँ के बारे में तो पता है तुम्हें, अगर बेटी हुई तो ऐसी क्या करनी। तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। चलो पहुँचो ये आंसू। मोहन जी रागिनी का सिर हिलाते हुए बोले, मैं जरा सी खुशी देने लायक भी नहीं रही, न आपको न माँ जी को, एक बेटा तक न दे पाई। कैसी बातें कर रही हो रागिनी, मैंने आज तक कभी तुम्हें एहसास होने दिया है कि बेटा ही चाहिए। मैं उन सब के मुंह पर ताला लगाऊंगा जो हमें बेटियों के माँ बाप होने का ताना कस रहे हैं। एक दिन ये सभी अपने कहे पर पछताएंगे। तुम देखना, मैं अपनी सारी बेटियों को शिक्षित करूंगा। रिश्तेदार जो तुम्हें बेटी होने पर ताना दे रहे हैं वे कल हमारी बेटियों के नाम की ही मिसाल देंगे। सच कह रहे हैं आप? रागिनी पासू पहुँचते हुए बोली। अच्छा, इसका कोई नाम सोचा है आपने? हाँ, वह तो पैदा होने से पहले ही सोच लिया था। अच्छा, क्या नाम सोचा है आपने? रीति। अच्छा नाम है ना? चारों बेटियों का नाम एक जैसा, भक्ति, दीप्ति, नीति और रीति। कहो कैसा लगा? बहुत अच्छा, कहकर रागिनी मोहन जी से लिपट गई। समय तेजी से बीत रहा था। मोहन जी और रागिनी अपनी बच्चियों को लाड़ प्यार से पाल रहे थे। चारों बहनों में हमेशा लड़ाई होती, मम्मी पापा हमारे पास रहेंगे। भक्ति कहती, मैं बड़ी हूँ, इस नाते मम्मी की जिम्मेदारी मेरी होगी, बुढ़ापे उनका सहारा बनूंगी। तुम तीनों अपने काम से काम रखना, समझी? इस पर दीप्ति, नीति और रीति तीनों एक साथ बड़ी बहन पर चिल्ला उठती, मम्मी पापा सिर्फ हम तुम्हारे हैं क्या? आकर चारों बहनें इसी बात पर झगड़ा करती। मोहन जी समस्या का समाधान निकालते हुए कहते, झगड़ा मत करो, हम तुम चारों के ससुराल में 3-3 महीने रहेंगे, न किसी के यहाँ ज़्यादा न किसी के यहाँ कम। अब ठीक है ना? चारों बोलती हैं, हाँ अब ठीक है। मोहन जी और रागिनी को चारों बेटियों को अपने लिए आपस में लड़ता देख अपार सुख मिलता। मोहन जी ने अपनी माँ से पूछा, क्यों माँ, तुमने कभी किसी बेटे को आपस में लड़ते देखा है? अगर वे लड़ते भी तो सिर्फ अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए नहीं। माँ गहरी सांस लेते हुए बोली, बेटा देखा तो नहीं, पर ऊँट किस करवट बैठेगा यह अभी पता नहीं। जिंदगी कहाँ किस मोड़ पर ले जाए पता नहीं। बेटा तुझे खुश देखकर तसल्ली हो रही है। मैं चाहती तो इन बेटियों के मुँह पर निकाल रहा है वही हो, बस सही कहना चाहती हूँ कि मरने के बाद तुझे सुख से देख सकूँ,
कुछ समय बाद ही माँ अपने दिल में पौधे खिलाने का अरमान लिए दुनिया से चली गई। चौथी बेटी रिथि को ससुराल विदा करने के बाद रागिनी भी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझने के बाद मोहन जी को हमेशा के लिए अलविदा कह गई। चारों बेटों की शादी, गृहस्थी के सामान, गहने सब कुछ चले गए। बचपन के किए वादे के मुताबिक भक्ति ने अपने पापा को अपने पास बुला लिया। अपनी सास और जेठानी के रोज रोज के तानों के कारण पिता के सामने हाथ खड़े कर दिए। एक सुबह सास का कर्क स्वर मोहन जी के कानों में पड़ा। कैसे कैसे बेहा लोग हैं इस दुनिया में, एक बार कहीं पांव जमा लेंगे, आगे बढ़ने का नाम नहीं लेंगे। अरे मेहमान हो, मेहमान की तरह रहना चाहिए। आए 2-4 दिन रहे, खाएं पिए और चले जाएं तो ठीक लगता है। सास की राह पर भक्ति की जेठानी ने भी उनके सुर में सुर मिलाकर कहा, पता नहीं माँ जी कैसे लोग बेटियों के ससुराल में रहकर सुबह शाम का निवाला ठूसते हैं। मेरे भी पापा आते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, संकोच करते हैं। वे तो कहते हैं कि बेटी की ससुराल का पानी पीना पाप है। अगर कुछ खा भी लेते हैं तो उसका दुगना देकर जाते हैं। कपड़े हो, पैसे हो, गहने हो। मेरे पापा को कभी मेरे यहाँ तक रहने की नौबत नहीं आई तो इससे पहले चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे। मोहन जी अपमान और उपेक्षा से तड़प उठे। सामने भक्ति की आंखों में आंसू भरे खड़ी थी। उसके हाथ में पापा का बैग था। वह बैग मोहन जी को पकड़ते हुए बोली, पापा अब मुझसे आपकी यह बेइज्जती नहीं देखी जाती। हर दिन हर रात में घुट कर तड़प रही हूँ। ये लोग मुझे गालियाँ और ताने दे बर्दाश्त कर लूँगी, पर आपका अपमान नहीं सहा जाएगा। मैंने दीप्ति को फ़ोन कर दिया है, आप वहाँ चले जाइए। मोहन जी अपने हाथ में बैग लेकर भक्ति के सिर पर हाथ फेरते हुए सदा शुक्र हो कहकर तेजी से बाहर निकल गए। दीप्ति के घर पहुंचने पर उन्हें लगा कि मानो यहाँ भूचाल आ गया। दीप्ति की ससुर चिड़िया को चावल दाने डाल रहे थे। उसकी सास रसोई से चिल्लाती हुई बोली, चावल कितना महंगा है पता है आपको? कहीं से कोई एक्स्ट्रा कमाई नहीं, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। एक एक पैसा छाती से लगा कर रखना पड़ता है। इतनी भी हैसियत नहीं कि काम वाले रख लूँ, सारा काम खुद ही करना पड़ता है। बहू भी आई ऐसी कमबख्त निकम्मी कामचोर, दिन भर बकरियों की तरह खाती है और अजगर की तरह सोती है। फिर बड़बड़ाती हुई दीप्ति की सास रसोई से बाहर आई। घर के दरवाजे, भाई साहब आप अंदर आइए ना, वहाँ क्यों खड़े हैं? देखिए ना, आपके समधी को केवल साखर्जी ही सूझती है। मैं एक एक पैसा बचाने के लिए रात दिन मेहनत करती हूँ और ये केवल लुटाते रहते हैं। हमारी हालत तो ऐसी है भाई साहब कि अगर इस समय कोई मेहमान आकर टिक जाए तो हमें खाने के लाले पड़ जाएंगे। मोहन जी अबाक, उन्हें लगा मानो किसी ने उनके गाल पर करारा तमाचा मारा। चाय पानी पूछने की बजाय दीप्ति की सास ने सीधे मोहन जी से कुछ पूछा, वैसे कितने दिनों तक रहेंगे आप यहाँ? व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। मोहन जी घबरा उठे, कांपते स्वर में बोले, नहीं नहीं समधनती, मैं यहाँ रुकने नहीं आया हूँ। भक्ति के यहाँ से आ रहा था, सोचा दीप्ति से मिलकर हालचाल पूछ चलूँ। अच्छा अच्छा कहकर उन्होंने सुकून भरी सांस ली। उनकी बातों से नरमी आ गई। उन्होंने दीप्ति से कहा, देखो बेटा, तुम्हारे पापा आधे घंटे के लिए आए हैं। चाय पानी नाश्ता अच्छे से करा देना, चाहे तो खाना भी पैक कर देना। अच्छा भाई साहब मैं चलती हूँ, बहुत काम पड़ा है। आप थोड़ी देर के लिए आए हैं, बेटी से मिल लीजिए। मैं क्यों फालतू की बातों में आपका समय बर्बाद करूं। हंसती हुई वहाँ से निकल गई। कितनी जहरीली हंसी इस औरत की। दीप्ति के सास की भक्ति की सास की तरह तेज तर्रार है, बड़ी बदतमीज़ औरत है, हमेशा काट खाने को तैयार। न जाने कैसे रहती होगी मेरी बेटी इनके साथ। बेचारी पूरे दिन चकर गिन्नी की तरह नाचती, पूरे घर का काम करती। कैसी स्वस्थ हट्टी पुट्टी बेटी विदा की थी, आज केवल हड्डियों का ढांचा रह गई। मोहन जी मन ही मन सोच रहे थे। दीप्ति पानी लिए पास आई, उसकी आंखें सूखी थी। मोहन जी की आंखें भर आई, बोले, कुछ नहीं लूँगा बेटा, बस तुझे देखने आया था, देख लिया, अब चलता हूँ। उनके निकलते ही दरवाज़ा तेजी से बंद करने की आवाज़ आई। शायद उसकी सास ने बंद किया होगा। बदतमीज़ औरत कहकर मोहन जी बोझिल कदमों से आगे बढ़ गए। रात एक धर्मशाला में जैसे तैसे बिताने के बाद अगले दिन सुबह सुबह किसी पूर्व सूचना की तीसरी बेटी नीति के यहाँ पहुँच गए। बड़ी चहल पहल थी वहाँ, लोग कहीं निकलने की तैयारी कर रहे थे। पापा को अचानक देख नीति हैरान रह गई। दौड़कर पापा का हाथ पकड़ा और लगभग चीख खींचती हुई अपने कमरे में ले गई। पापा आप यहाँ इस तरह कैसे आना हुआ? बस बेटा ऐसे ही आने का प्रोग्राम बन गया, सोचा चल के कुछ दिन तुम्हारे यहाँ रह लूँ। तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ पापा, हम लोग आज ही अमेरिका जाने के निकल रहे हैं। 3 घंटे की फ़्लाइट है मेरी। ननंद की शादी है, लड़का NRI है, लड़के की जिद है शादी अमेरिका में हो, बस वहीं के लिए निकल रहे हैं। आपको फ़ोन से आना चाहिए था पापा, मैं कहीं आपके ठहरने की व्यवस्था करा देती हूँ। अब आप कहाँ रहेंगे? हम लोग तो जा रहे हैं।
कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग आराम से जाओ, एंजॉय करो, मैं तुम्हारे घर में रह लूँगा और तुम्हारे घर की देखभाल भी कर लूँगा। नहीं पापा, ऐसे कैसे हो सकता है? इतना बड़ा घर है, घर में एक कीमती सामान है, घर में आपको पता भी है इस घर में एक डेकोरेटिव आइटम 50-50 हज़ार रुपये है, और ये जो पेंटिंग देख रहे हैं आप लाखों की है। सौरभ इन्हें अपने हाथ से साफ़ करते हैं, किसी को छूने भी नहीं देते। वैसे भी यहाँ चोरी चकारी अक्सर होती है, और आप ठहरे बूढ़े इंसान क्या कर पाएंगे? आप तो मरेंगे ही। घर के सारे सामान चोरी हुए तो करोड़ों गए, घर बंद करके जाने में ही भलाई है। यहाँ के चोर लूटपाट तो करते ही हैं, जान भी लेते हैं। और वैसे भी आप लोग 3 महीने बाद लौट रहे हैं, तब आप अपनी व्यवस्था कहीं और कर लीजिए, चाहे तो रीति के यहाँ रह लीजिए, मैं वापस लौटकर अपने पास बुला लूँगी। मोहन जी का सिर घूम गया। यह वही नीति है जो सबसे ज़्यादा मम्मी पापा के लिए लड़ती थी। ससुराल में सबसे बड़ा वाला कमरा मैं मम्मी को दूंगी, ससुराल को घर से निकाल दूंगी, आप मम्मी पापा को कहीं नहीं जाने दूंगी। और आज पापा की ज़्यादा कीमती सामान की, निर्जीव सामान की चिंता। इसी नीति की शादी में घर गिरवी रख दिया, किसी कीमत पर इंजीनियर लड़के से दामाद बनाना चाहते थे, चाहे कितना भी दहेज देना पड़े। थके और लड़खड़ाते कदमों से वे बाहर आ गए। बड़ी उम्मीद और आशा के साथ वे रीति के घर पहुँचे। कम से कम उन्हें यहाँ कोने में जगह मिल जाए। उनकी सबसे छोटी बेटी, सबसे लाडली, उन्हें निराशा तो नहीं करेगी। पापा आप यहाँ रहना है, रह सकते हैं, पर आपके रहते विवेक यहाँ नहीं रह सकते। मोहन जी यह सुनकर आभाग रह गए। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्यों बेटी? पापा, आपने उनका अपमान किया था, वे अब तक नहीं भूले हैं। मोहन जी को याद आया, रीति ने प्रेम विवाह किया था, जिससे मोहन जी ने कभी स्वीकार नहीं किया। विवेक को दामाद जैसा प्यार और सम्मान देने की बात तो दूर, कभी सीधे मुँह बात तक नहीं की मोहन जी ने। पत्नी रागिनी और रिश्तेदारों और पड़ोसियों के कहने पर दोनों की शादी तो करवा दी, पर किसी रस्म में शामिल होने से इनकार कर दिया। मोहन जी लंबी गहरी सांस लेते हुए बोले, नहीं बेटा, मैं चलता हूँ। मैं तुम दोनों के बीच कोई तनाव पैदा नहीं करना चाहता। जाते जाते एक बात जरूर पूछना चाहूँगा। बेटा, किसी बचपन में तुम चारों मेरे और अपनी माँ के लिए लड़ते थे, हमें सहारा दोगे, बुढ़ापे की लाठी बनोगे, और आज तुम में से किसी की हिम्मत नहीं कि अपने बाप को अपने घर में थोड़ी सी जगह दे सको। रीति के मन में शायद कुछ दिनों से गुबार भरा था। बिना एक पल देर के तपाक से ऊंचे स्वर में बोली, कहते तो आप ही थे हमेशा कि अपनी बेटियों को कार में विदा करूंगा, बड़े घर में जाएगी मेरी बेटियां, रानियों की तरह ठाठ से रहेंगी। क्या हुआ आपका वादा? हमने जो कहा था वो बचपन था, हंसी खेल लड़ाई में कहकर कह दिया। आप तो समझदार थे, जो कहते वह कर पाने की हिम्मत थी आप में। सबसे ज़्यादा दहेज तो आपने नीति दीदी को दिया। वह तो अच्छा हुआ कि मैंने लव मैरिज की, वरना दीदी की तरह सास जेठानी की गालियाँ और ताने सुनने बीतता, या फिर दीप्ति दीदी की तरह अच्छे खाने और पहनने को तरस जाती। मोहन जी को मानो सांप सूंघ गया। काटो तो खून नहीं, उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा मानो पूरी दुनिया का अंधकार सिमटकर उनकी आंखों के सामने आ गया हो। अच्छा हुआ रागिनी यह सब देखने से पहले मर गई। उनका मन किया कि फूट फूट कर रोए, रोज जोर जोर से चिल्लाए, मगर सब करने का क्या फ़ायदा? न तो कोई उनके आंसू पोंछने वाला है और न ही कोई उन्हें सुनाने वाला। आज उनका विश्वास झूठा साबित हुआ। बेटियों के बाप का गर्व चकनाचूर हो गया। रागिनी का रोना, माँ के ताने, पड़ोसी और रिश्तेदारों के व्यंग सच हो गए। माँ ने ठीक कहा था, जिंदगी कब किस मोड़ पर ले जाए पता नहीं। घने अंधेरे में अपना साया भी साथ छोड़ देता है। इतने वर्षों में आज पहली बार मोहन जी बेटा न होने की कसक हुई। उनका कलेजा जैसे छलनी हो गया। आज मोहन जी झूठे साबित हो गए। आज उन्हें आभास हुआ कि वे जीवन की किस मरीचिका में जी रहे थे। उनकी चारों बेटियां 4 गहराइयां नजर आने लगी। हर तरफ गहन अंधकारा। जीवन का सबसे दुख अध्याय उनके सामने था। अब इससे बुरा क्या हो सकता है? उनके सामने सारी दुनिया में जैसे घूमने लगी। वे कश खाकर नीचे गिर पड़े। होश आने पर देखा लोग उन पर पानी छींटे मार रहे हैं। उनके चारों तरफ बड़ी भीड़ जमा है। उसमें से एक ने पूछा, अंकल जी क्या हुआ? क्या है? आप कौन हैं? कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही चक्कर आ गया था। कौन हैं आप? कहाँ जाना है आपको? मोहन जी ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दे बेटा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।